शिक्षक हिमांशु शुक्ला। आज आपको कक्षा 10 की अनुवांशिकता एवं जीव विकास चैप्टर पढ़ाऊंगा। देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपके मन में आता होगा कि अनुवांशिकता कहते किसे हैं। तो अनुवांशिकता वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, ऐसे लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण और इस घटना को आनुवांशिकता कहते हैं। इसके बाद आपके मन में आता होगा आनुवांशिकता के पिता कौन है। तो आनुवांशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहते हैं। जबकि आधुनिक आनुवांशिकता का पिता टी.एच. मॉर्गन को कहते हैं। टी.एच. मॉर्गन को आधुनिक आनुवांशिकता का पिता कहते हैं। आनुवांशिकता शब्द किसने दिया। आनुवांशिकता शब्द सर्वप्रथम डब्ल्यू बेटसन ने प्रयोग किया। बेटसन ने प्रयोग किया। फिर से एक बार बता दूं मैं आपको, आनुवांशिकता किसे कहते हैं। तो वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, ऐसे लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण और इस घटना को आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल तथा आधुनिक आनुवांशिकता के पिता टी.एच. मॉर्गन को कहते हैं। जबकि आनुवांशिक या जेनेटिक शब्द डब्ल्यू बेटसन ने दिया। अब बात आती है कि ग्रेगर जॉन मेंडल रहने वाले कहाँ के थे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में इनका जन्म हुआ, जहां से इनकी प्राइमरी यानी आप कह सकते हो कि जहां से इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। और इसी ब्रून शहर में ये गिरजा घर में पादरी का काम करने लगे। पादरी का काम करते थे ये। इसके बाद अब सबसे पहले बात आती है कि इन्होंने अध्ययन किस पौधे पर किया। तो इन्होंने आनुवांशिकता का अध्ययन पाइसम सटाइवम या मीठी मटर पर। इन्होंने आनुवांशिकता का अध्ययन मीठी मटर पर किया, जिसका वनस्पति नाम है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम पर इन्होंने अपना अध्ययन किया। अब बात आपके आती है, मन में आता होगा कि इन्होंने पाइसम सटाइवम पर ही या मीठी मटर पर ही अध्ययन क्यों किया। इसके पीछे का जो रीजन था मैं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले रीजन था कि मटर का जो पौधा होता है वो एनुअली होता है या एक वर्षीय होता है। क्या होता भाई, एक वर्षीय पौधा होता है मटर का। दूसरा जो रीजन है दूसरा रीजन ये है कि ये स्वपरागण की कैपेसिटी रखता है, स्वपरागण की, या इसे अंग्रेजी में कहते हो आप पॉलिनेशन की प्रक्रिया रखता है। तीसरा है कि एक ही पौधे पर 7 विभिन्न लक्षण दिखाई देते हैं।
या प्रदर्शित होते हैं। अब ये सातों लक्षण कौन से हैं उसको देख लीजिए। ये सातों लक्षण, ये सातों लक्षण, इधर आप लक्षण लिख लीजिए और इधर प्रभावी और अप्रभावी, ठीक। अब सबसे पहले इन्होंने लक्षण पहले को माना कि बीज की आकृति। सबसे पहला बीज की आकृति। बीज की आकृति आप जानते हो मटर के दो प्रकार का होता है, एक गोल होता है और दूसरा आपका झुर्रीदार, या इसे आप कहते हो ब्रिंकल्ड। इसे क्या कहते हो? ब्रिंकल या झुर्रीदार। दूसरा है बीज का रंग। अब बीज का रंग कैसे होता है? तो बीज का रंग एक होता है येलो, जिसे आप पीला कहते हैं, और एक होता है आपका हरा। ये दो हो गया। तीसरा क्या है कि पुष्प का रंग। तीसरा है पुष्प का रंग। ये कैसा होता? तो एक बैगनी होता है, बैगनी, और एक होता है सफेद। अब बात की जाए पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति कहाँ लगे होते हैं प्लांट्स में? तो एक होता है अग्रस्त, जिसे आप एरियल्स कहते हो, और दूसरा होता है जिसे आप कक्षस्थ कहते हो। अब पांचवा कंडीशन से पुष्प की स्थिति हो गया, बीज की आकृति हो गया, बीज का रंग हो गया, पुष्प का रंग हो गया। पांचवा आपका है फली पे आ जाइए। तो पांचवा है फली की आकृति। पांचवा है फली की आकृति। अब ये फली की आकृति दो प्रकार का, एक तो फूली हुई होती है, एक फूली हुई और एक पिचकी होती है। इसके बाद छठवां आपको बताऊं तो छठवां आपका है पुष्प की स्थिति। पुष्प की लंबाई, पौधे की लंबाई। छठवां आपका है पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई दो प्रकार की, एक होता है आपका एक लंबा और एक होता है बौना। ये 6 हो गए। सातवां आपका है फली की रंग। फली का रंग आपका सातवां है फली का रंग। अब फली का रंग भी दो प्रकार का होता है, एक पीला होता है और एक होता है आपका हरा। तो ये लक्षण थे जिनके आधार पर मेंडल ने मटर को ही चुना। एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आता है कि मेंडल ने मटर को ही क्यों चुना, तो आप यही लिखेंगे। या ऐसे आता है कि मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, मेंडल आनुवंशिकता के अध्ययन के लिए कैसे सफल हो गए, तो भी आप यही लक्षण लिखेंगे। पहला लक्षण फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं। पहला लक्षण इनका है कि पौधा 1 वर्षीय था। दूसरा कैरेक्टर है कि पौधे में स्वपरागण की यानी ऑटोपोलिनेशन की प्रक्रिया थी। तीसरा कैरेक्टर है कि एक ही पौधे में 7 विभिन्न लक्षण थे। इसके बाद अब बात की जाए कि आनुवंशिकता के अंतर्गत या आनुवंशिकता चैप्टर को या आनुवंशिकता के इस टॉपिक को हम 4 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। 4 भागों में बांटकर कैसे पढ़ सकते हैं? जैसे पहला है आपका जो मेंडल द्वारा प्रयुक्त शब्दावली क्या उन्होंने शब्द दिए। दूसरा है मेंडल के नियम यानी मेंडलवाद
या मेंडल के नियम आप कह सकते हो, इसको या करके लिख लो आप, मेंडल के नियम, मेंडल के नियम। तीसरा है, कुछ बाद में अध्ययन करने पे कुछ साइंटिस्टों ने एक्सेप्शन तो निकाल दिया, तो उस एक्सेप्शन के आधार पर मेंडल के आप तीसरा पॉइंट कर सकते हो कि मेंडल के अपवाद या एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म। चौथा है आनुवांशिक विकार, आनुवांशिक विकार, आनुवांशिक विकार। अब सबसे पहले हम किस टॉपिक को पढ़ें, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंडल द्वारा प्रयुक्त शब्दावली, मेंडल द्वारा प्रयुक्त शब्दावली। और इस प्रयुक्त शब्दावली से पहले एक है जिसे हम आपको बताना चाहेंगे कि मेंडल ने किन लक्षणों को किन अक्षरों से प्रदर्शित किया, उसको पहले देख लीजिए, फिर हम आपको ये फिर से बताते हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि सभी सिंबलों के लिए क्या क्या मान लिया, तो पहला माना उन्होंने, जैसे आपको मैंने बताया कि गोल, शुद्ध गोल के लिए उन्होंने शुद्ध गोल के लिए उन्होंने जो सिंबल माना, तो वो माना कैपिटल आर, कैपिटल आर। उसके बाद शंकर गोल के लिए उन्होंने कहा कि कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसके बाद आप शुद्ध पीला यानी प्योर पीला एलोज जो है, उसके लिए उन्होंने कैपिटल वाई, जबकि हरे के लिए स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ये शुद्ध हरा है, शुद्ध हरा। और शंकर पीले के लिए उन्होंने कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, जबकि शुद्ध लंबे के लिए कैपिटल टी, शंकर लंबे के लिए कैपिटल टी, स्मॉल टी। और शुद्ध बौने के लिए, जिसे आप व्रिंकल्स या शॉर्टनेस कहेंगे, शुद्ध बौने के लिए इन्होंने स्मॉल टी और स्मॉल टी माना। ये वे सिंबल थे जिनको मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के अध्ययन के लिए एक माना था सिंबल के रूप में। अब इसके बाद मैं आपको बताने चल रहा हूं मेंडल द्वारा प्रयुक्त शब्दावली। सबसे पहले आइए मेंडल द्वारा प्रयुक्त शब्दावलियां। आप पहला नंबर चलिए, मेंडल द्वारा प्रयुक्त शब्दावलियां। इसमें सबसे पहले आप आइए जीन, या इसको कहते हैं कारक या फैक्टर, इतने नाम इसके, जीन, कारक या फैक्टर। इसमें सबसे पहला इस शब्द को दिया किसने, इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया, तो जोहानसन ने इस शब्द का प्रतिपादन किया। जीन या कारक या फैक्टर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसके बाद बात किया जाए कि जीन या कारक कहते किसे हैं, तो जीन गुणसूत्रों पर पाए जाने वाली, ये कहां पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। गुणसूत्रों पर पाए जाने वाली वह रचना जो आनुवांशिक लक्षणों को, ये किसको ले जाएगा, आनुवांशिक लक्षणों को, आनुवांशिक लक्षणों को क्या करेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करेगा, स्थानांतरित करेगा। तो फिर से प्रयास सुन लीजिए, जीन गुणसूत्रों पर पाए जाने वाली वह रचना है जो आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है, जीन या कारक या फैक्टर कहलाती है। इसके बाद दूसरा शब्द है
दूसरा शब्द इन्होंने प्रयोग किया जीनोटाइप्स। क्या कहा? जीनोटाइप। जीनोटाइप या इसी को कहते हैं, एक नाम इसको और कहते हैं, इसका नाम एक और है जीन प्रारूप। हिंदी में कहते हैं इसे जीन प्रारूप। प्रारूप, जीन प्रारूप। अब ये क्या है जीन प्रारूप? इसकी जीन, जीनोटाइप शब्द अगर आप पूछे मुझसे कि सर जीनोटाइप शब्द किसने दिया, जीनोटाइप शब्द किसने दिया, इसको भी वही, तो जीनोटाइप शब्द भी जोहानसन ने ही दिया। किसने दिया? जोहानसन ने। जीनोटाइप शब्द जोहानसन ने दिया। जो अब जीनोटाइप कहते किसको है? डिफिनेशंस, तो किसी जीव के, ध्यान सुनिएगा, किसी जीव के, नीचे लिख देता हूं, किसी जीव के, क्या है? किसी जीव के जीनी संरचना को, जीनी संरचना को, किसी जीव के जीनी संरचना को उस जीव का जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहते हैं। इसके बाद दूसरा समझ में आ गया होगा, तो इसके आगे तीसरा चला जाए। तीसरा वर्ड था फिनोटाइप। क्या था भाई? तीसरा था फिनोटाइप। फिनोटाइप या इसको हिंदी में कहते हैं दृश्य प्रारूप। दृश्य प्रारूप, दृश्य प्रारूप। इस शब्द का भी प्रतिपादन फिनोटाइप शब्द का प्रतिपादन, शब्द को भी जोहानसन ने ही दिया। जोहानसन ने जीनोटाइप शब्द प्रतिपादित किया। इसमें क्या कहा गया? किसी जीव के जीनी संरचना के, ध्यान दीजिएगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप में थोड़ा सा अंतर है। जैसे जीनोटाइप में हमने कहा कि किसी जीव के जीनी संरचना को उस जीव का जीनोटाइप या जीनोटाइप कहते हैं। तो इसमें क्या करना है? थोड़ा सा आगे बढ़ा देना। क्या बढ़ाना है? जैसे किसी जीव के जीनी संरचना के सरलतम अनुपात को उस जीव का फिनोटाइप या दृश्य प्रारूप कहते हैं। ये तो हो गया भाई, जीन हो गया आपका। क्या क्या हो गया? जीन हो गया, जीनोटाइप आपका। चौथे की बात करें तो चौथा है आपका एलील। एलील या इसे कहते हैं एलियोमार्फ। एलियोमार्फ ये क्या है? इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एलील का बेटसन ने किया। डब्ल्यू बेटसन ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। डब्ल्यू बेटसन ने एलील शब्द दिया। एलील क्या होते हैं? तो युग्म विकल्पी जीनों को, यानी एक लाइन में कहा जाए तो एलील युग्म विकल्पी जीनों को एलील कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? युग्म विकल्पी जीनों को एलील कहते हैं। तो इसके बाद नंबर 5वां, इसे देख लीजिए, एलील किसे कहते हैं? एलील या एलियोमार्फ शब्द डब्ल्यू बेटसन ने दिया। अब एलील कहते किसे हैं? तो युग्म विकल्पी जीनों को एलील या एलियोमार्फ कहते हैं। नंबर 5वां, 5वें में आता है आपका एक संकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस, इसकी अंग्रेजी होती है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस ये क्या है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस वह क्रॉस या जब एक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, तो ऐसे क्रॉस को एक संकर क्रॉस कहते हैं। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब देखिए ये शुद्ध लंबे हैं तथा शुद्ध बौने का जब इनके साथ क्रॉस कराया जाता है तो ऐसे क्रॉस को आप एक संकर
क्रॉस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक संकर क्रॉस। यानी फिर से प्रयास सुन लीजिए, जब एक ही लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो ऐसे क्रॉस को एक संकर क्रॉस कहते हैं। अब बात आती है दूसरा आपका है द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस किसे कहते हैं भाई? तो ये हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये क्या है? सेम इसका ऐसे है। डाई का हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? जब दो लक्षणों को ध्यान में रखकर वे क्रॉस या वह क्रॉस जिसमें दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो ऐसे क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस कहलाते हैं। जैसे कैपिटल आर, कैपिटल वाई का क्रॉस कराया जाए स्मॉल आर और स्मॉल वाई से। अब देखिए दो लक्षण इसमें कैसे हैं? ये शुद्ध गोल भी है, शुद्ध गोल है और शुद्ध पीला है, जबकि ये शुद्ध हरा है, शुद्ध झुर्रीदार है, झुर्रीदार या ब्रिंकल जिसे आप कहते हैं, और शुद्ध क्या है? हरा है। अब इनका क्रॉस कराया जाए आपस में तो ऐसे क्रॉस को हम क्या कहते हैं? द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। अब फिर से सुन लीजिए, जब दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो ऐसे क्रॉस को द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। जैसे कैपिटल आर यानी शुद्ध गोल शुद्ध पीले का क्रॉस जब शुद्ध झुर्रीदार और शुद्ध हरे के साथ कराया जाता है तो ऐसे क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। अगला आपका टॉपिक है, इसके बाद अगला आपका टॉपिक है युग्मजी या इसे कहते हैं होमोजाइगस। अब ये होमोजाइगस क्या है? जब युग्म के दोनों जीन, जब युग्म के दोनों जीन, दोनों एलील एक समान होते हैं। क्या होते हैं भाई? एक समान होते हैं तो ऐसे युग्म को हम समयुग्मजी या होमोजाइगस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका जैसे कैपिटल जी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ETC। ये ऐसे इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद आप बात करेंगे तो आगे इसके आपका आता है विषम युग्मजी। क्या आता है भाई? विषम युग्मजी। इसके बाद आप आएंगे विषम युग्मजी। इसको कैसे कहेंगे? इसकी अंग्रेजी होती है हेट्रोजाइगस, HETRO हेट्रोजाइगस। इसे क्या कहेंगे? जब युग्म के दोनों जीन या जब युग्म के दोनों एलील असमान होते हैं। क्या होते भाई? उसमें समान थे समयुग्मजी में, इसमें असमान होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप करेंगे इसका, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। देखिए ये एक अलग है, ये लंबे को दिखाएगा और ये बौने को। ऐसे ही कैपिटल आर, स्मॉल आर, ऐसे ही कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ETC। इतने ऐसे आप इसको दिखा देंगे। ये हो गया आपका हेट्रोजाइगस। अब दो और आपके हैं, जैसे आपका आता है टेस्ट क्रॉस। क्या है भाई? टेस्ट क्रॉस या इसी को कहते हैं परीक्षार्थ क्रॉस। क्या कहते हैं भाई? परीक्षार्थ संकरण। ठीक। अब एक इसकी डिफिनेशन कैसे देंगे? इसमें क्या करते हैं
कि जब विषम युग्मजी, देखिए विषम युग्मजी है कि नहीं है, एक लंबे को दिखाएगा एक बौने को, तो ये विषम युग्मजी है। और कैसे F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ है, कैसे F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ है, विषम युग्मजी है। और एक क्या करते हैं, अप्रभावी ले लेते हैं, ये अप्रभावी लक्षण है, चूंकि ये झुर्रीदार है, ये शुद्ध क्या है, शुद्ध बौने हैं, कैसे हैं, शुद्ध बौने हैं और अप्रभावी हैं, अप्रभावी हैं। जबकि ये क्या है, ये संकर लंबे हैं, संकर लंबे हैं और F1 में ये प्राप्त हुए। F1 मीन्स फर्स्ट जनरेशन, यानी फर्स्ट पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी। अब इसका जब आपस में क्रॉस कराते हैं, इसका आपस में जब क्रॉस कराते हैं तो ऐसे क्रॉस को क्या कहते हैं, ऐसे क्रॉस को क्या कहते हैं भाई, टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ क्रॉस। अब परिभाषा इनकी कैसे देंगे, अब परिभाषा कैसे देंगे, कहेंगे कि जब विषम युग्मजी, जब विषम युग्मजी F1 संकर का समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है तो ऐसे क्रॉस को परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। फिर सुन लीजिए, आप कहेंगे कि जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त युग्मकों का अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है तो ऐसे क्रॉस को टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। इसके बाद आपका आता है बैक क्रॉस या प्रतीप्त क्रॉस। क्या आता है इसके बाद आपका प्रतीप्त क्रॉस, प्रतीप्त क्रॉस या इसी को आप कहते हो बैक क्रॉस, बैक क्रॉस, बैक क्रॉस। ये क्या है, इसमें भी सेम कंडीशंस होता है, बट इसमें क्या करते हैं कि प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त हुआ है विषम युग्मजी उसको ले लेते हैं और इसमें प्रभावी जनक को ले लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, प्रभावी जनक को, उसमें क्या था, अप्रभावी जनक था, इसमें क्या है, प्रभावी जनक है। और ये तो प्रथम जनरेशन उत्पन्न ही हुए हैं। अब इनका जब क्लास आपस में कराते हैं, इसको ऐसे कर लीजिए, पहले इनकी एलिडो को अलग अलग कर लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया भाई, यहाँ क्या हो गया, कैपिटल टी, इसका क्लास इसके साथ करा दिया गया। अब इसके बाद आप परिभाषा बताएंगे। परिभाषा कैसे बताएंगे कि जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतति का प्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है तो ऐसे क्रॉस को क्या कहेंगे, बैक क्रॉस या प्रतीप्त क्रॉस। इसके बाद हम आपको